अफ्रीका के दिल में एक ऐसी कथा उभरती है जिसमें महत्वाकांक्षा और विचित्रता ने युगांडा की पहचान को रोचक और संघर्षों से भरी राहों से गढ़ा। यह ऐतिहासिक कहानी हैरान कर देने वाले शासन, उम्मीद और बदलाव की अनूठी यात्रा प्रस्तुत करती है। मिनी 70 वर्ष में युगांडा खुद को एक राजनीतिक उथल-पुथल के कगार पर पाया जब तत्कालीन सेना प्रमुख इदी अमीन ने प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे को हटाने के लिए तख्तापलट किया। यह तख्तापलट तेज और अप्रत्याशित था, जिसने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं पाईं। यह उस राजनीतिक शासन की शुरुआत थी जिसने जल्द ही युगांडा की कहानी को अतिरेक और अजीबता के काले अध्यायों से भर दिया। जब इदी अमीन ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया तो उन्होंने ऐसे बदलावों का वादा किया जो राष्ट्रवादी आदर्शों से मेल खाते थे और शुरुआती तौर पर उन्हें जनता का समर्थन भी मिला। उनके करिश्माई और डरावने व्यक्तित्वों ने उन लोगों के लिए उम्मीद जगाई जो बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्रता चाहते थे। उनके सुधार की घोषणाओं ने राष्ट्रीय गौरव को छू लिया, जिसे गुनिमस्टेरा फ्रोस्की बरेला तुमको वोल्ड जस्ट फाउंड विहेरी प्रोवर्ट। हालांकि यह आशावाद जल्द ही कम होने लगा जब अमीन का शासन निरंकुशता की ओर बढ़ गया, जिसमें दमन प्रमुख था। राजनीतिक विरोधियों और संदेहास्पद लोगों को रातों रात गायब कर दिया जाता था और वे कभी लौटकर नहीं आते थे। राज्य की मशीनरी ने अपना पूर्ण दबदबा दिखाया, जिससे स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर साया पड़ने लगा। अमीन के हीनानी 72 के आदेश को कई युगांडी याद करते हैं, जिसमें उन्होंने एशियाई लोगों को देश से निकालने की घोषणा की थी। हजारों परिवार जो देश की आर्थिक रीढ़ थे, अचानक उजाड़ दिए गए। यह अचानक और कठोर निर्णय रातों रात उद्योगों को तबाह कर गया और गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया। राष्ट्रवादी कदम बताकर लिया गया यह फैसला देश में अफरा तफरी छोड़ गया। अमीन का शासन खुद और सेना पर अत्यधिक खर्च से भी जाना गया, जबकि बाकी देश गरीबी और संसाधन की कमी से जूझ रहा था। अमीन भव्य जीवन जीते थे, उनके पास लग्जरी कारों के काफिले और शानदार दावतें थीं। वहीं विकासात्मक क्षेत्र ठप पड़ गए, जिससे समाज और शासक वर्ग के बीच गहरी खाई बन गई। निर्दयता के बावजूद कई अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति युगांडा आए और अमीन के प्रभावशाली व्यक्तित्व से या तो आकर्षित या भयभीत हो गए। सुर्खियों के पीछे कूटनीतिक चालें चलती रहीं, जहां दोनों पक्ष लाभकारी प्रतीकों की तलाश में थे। शानदार बैठकों में नजर आने वाली चमक दमक के पीछे जटिल सौदेबाजी और सूक्ष्म मनोविज्ञान चलता था। जैसे जैसे 1970 का दशक आगे बढ़ा, अमीन के अजीब और सनकी व्यवहार की कहानियां चर्चा में आने लगीं। नकली मुकदमों, बेतुके फरमानों और जैसी उपाधि ब्रिटिश साम्राज्य का विजेता जैसी सार्वजनिक हरकतों की बातें दूर दूर तक जाने लगीं। ये अभिनय अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का कारण बन गए और अंततः शासन को अलग थलग कर दिया। पड़ोसी देशों में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे थे, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया। युगांडा की आक्रामक नीति और सैन्य महत्वाकांक्षा के चलते कई बार झड़पें हुईं, जिसने घरेलू स्तर पर और अस्थिरता और बढ़ा दी। अमीन के युगांडा की क्षेत्रीय साख पूरी तरह बिखरने के कगार पर थी।
हिनीनी 7879 में तंजानिया के साथ निर्णायक संघर्ष अमीन के शासन के पतन की शुरुआत थी। तंजानिया पर युगांडा के हमले का जवाब तंजानिया और युगांडा के निर्वासितों की संयुक्त सेना ने जोरदार तरीके से दिया। जैसे जैसे वे युगांडा की ओर बढ़े, सत्ता परिवर्तन की गूंज देश भर में सुनाई देने लगी। नींडी 78 की शुरुआत में तंजानियाई और युगांडा के मुक्ति सेनाओं ने कंपाला पर कब्जा कर लिया, जिससे अमीन का शासन खत्म हो गया। जैसे ही उत्सव की गोलियां और खुशियों की आवाजें गूंजने लगीं, अमीन देश छोड़कर भाग गए। उनके शासन का पतन इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जिसमें सर्वनाश के बीच आशा और पुनर्निर्माण की किरणें दिखी। अमीन के जाने के बाद युगांडा को विशाल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना और बीते अत्याचारों का हिसाब चुकाना था। अमीन के निर्वासन और विद्रोही चालों के बीच नए नेतृत्व को देश को एकजुट कर अंतर्राष्ट्रीय विश्वास दूर करते हुए आगे बढ़ना था। फिर भी सवाना के पार एकता और प्रगति की भावना बढ़ रही थी। उनके बाहर जाने के बाद अमीन की कुख्यात विरासत लोक कथाओं में समा गई, जहां सच्चाई और कल्पना आपस में घुलने लगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए वह एक चेतावनी और अचंभे का प्रतीक बन गए। नए नेताओं के उभरने के बावजूद उनके शासन की चोटें समाज एवं सत्ता की बदलती राह में बार बार गूंजती रहीं। मिनालस 80 के दशक में जब युगांडा की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे संभलने लगी, राष्ट्र ने क्षेत्रीय अस्थिरता और बाहरी संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया। पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों की बड़ी उपस्थिति ने बुनियादी ढांचे पर और दबाव डाला। इन संकटों के बीच नागरिक आर्थिक और शैक्षिक मजबूती के लिए एकजुट रहकर काम करते रहे। नीज़ के आखिरी वर्षों और 2000 के शुरुआती दशकों में युगांडा ने पुनर्नवीनता का मार्ग तय किया, गरीबी को काफी घटाया और सार्वजनिक स्वास्थ्य में मिसाल कायम की। बीमारियों और बाल मृत्यु पर विजय पाने की सफलताएं बदलाव की मिसाल बनी। भले ही चुनौतियां शेष थीं, ये दशक देश की जिजीविषा और अनुकूलता का उदाहरण बने। नए मिलेनियम में प्रवेश कर युगांडा ने विकास पर बल देते हुए राजनीतिक संकटों और आर्थिक चुनौतियों के बीच राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं में नवाचार की भावना से यह दौर युगांडा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख मजबूत करने का भी गवाह बना। आज युगांडा इतिहास और भविष्य की दहलीज पर खड़ा है, अपने अतीत को सांस्कृतिक व राष्ट्रीय पहचान की नींव में बदलते हुए। जिजीविषा और स्मृति में लिपटी इसकी समृद्ध गाथा दर्शाती है कि यहाँ का हर नागरिक आने वाली पीढ़ी के लिए अतीत के सबक से उजाले का रास्ता बना रहा है। बीते कल की कहानियां सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि प्रेरणा भी हैं।